हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हंगामा ऑफ साइंस में। तो देखो, आज हम आपको लेकर आए हैं कक्षा 8 की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का संपूर्ण हल। चलो तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपको अध्याय 1 परिमेय संख्या। तो प्रश्न 1 परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक है, जिसका उत्तर है 0। आप बगल में गोला भी भरते जाए। जो आपको 4 गोले दिए गए हैं ना, उनमें से आप इसमें सा भर लें। परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक तत्समक है, तो इसमें हमें लिखना है 1। इसकी समतुल्य परिमेय संख्या है, जिसका हम करेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, जिसका सा लगा देंगे। अब आपको जो बगल में आपको 4 गोले दिख रहे होंगे, 4 गोले, तो आपको 4 गोलों में से किसको भरना है? सा को। आपको सा को भर देना है। इस प्रकार आपको अपने गोले को भर देना है, जैसा इसमें दिखाया गया है। अब कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है? अब देखो, इसमें हमें लगाना है सा 1/2। यह अपने मानक रूप -4 धन -4/9 है पूरे में, तो इसका मान क्या है? -8/9। तो ये इसका उत्तर है। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो प्रश्न 6 है, एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई है 13/2 मीटर। भूमि का परिमाप ज्ञात करना है। तो देखो हल, परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो बराबर 2 17/2 बटे धन 3/2। ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है? इन दोनों को हमें जोड़ देना। तो हम लिखेंगे 17 धन 13/2। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 2। इस सूत्र को हम करेंगे तो देखो 30/2। अब देखो, अब हम चाहे इसका गुणा कर दें चाहे इसका भाग दें, तो आंसर तो एक से आएगा। तो हम 2 से 2 को काट देंगे, 2 से इस 2 को काट देंगे, तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास? सरल सी बात है, हमारा उत्तर आ जाएगा 30। तो परिमाप क्या है उसका? 30। तो इसे आप लिख रहे हैं, ये देखो ये है, ये इतना ही इसका उत्तर है। अब अगर आप 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से कितना कपड़ा काट लिया गया है? 5/3 मीटर। कपड़ा शेष बचा तो 11/6 मीटर। ये इसका उत्तर है। अब प्रश्न 8, एक हवाई जहाज 1 घंटे में इतनी दूरी तय करता है, तो 25/6 घंटे में कितना करेगा? तो उसमें करेगा 25 गुणे 1020 कर देंगे। तो देखो, हम 6 का भाग देंगे पहले 1020 में, तो इसका उत्तर आएगा 170। फिर 25 का गुणा कर देंगे 170 में, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4250, मतलब 4250। अब प्रश्न 9, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी? तो ये है 26 से भाग दे देंगे। हम क्या करेंगे? इसको 26 से भाग दे देंगे, तो क्या होगा इसका उत्तर? देखो, पहले हम क्या करेंगे,
तो हम 143 का गुणा 1 में और इसका गुणा इसमें, तो उत्तर आ जाएगा 11/4। वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो यह है वितरकता का नियम। तो यहाँ पे हमें ऐसा करना है, देखो पहले हम 6/5 को कॉमन ले लेंगे, इन दोनों को हम लिख देंगे, ये आ गया। अब इन दोनों को कर देंगे, चूँकि ये माइनस की संख्या है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। फिर बस यहाँ पे उत्तर आ गया हमारा। ये है इस सवाल का उत्तर। अब इसका भी मान ज्ञात करना है, तो हम इसी प्रकार इसको करेंगे। ये है सवाल, तो आपको लिखना है यहाँ से 4/3 बटे 5/7, फिर 15 -14/16/9। फिर इसको हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो इतना उत्तर, फिर भाग करके हम इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1/2। ये किस नियम से किया है, वितरकता। यह है इस सवाल का उत्तर। अब 12, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको लिखना शुरू करना है यहाँ से। ये भी प्रश्न है, तो ये भी नहीं लिखना, आपको लिखना है ये सीधा उत्तर है। 9/16, 4/12 और 3/-3/9 बराबर 9/16 गुणे 1/3 धन, ये माइनस के हो गए। यहाँ पे क्या किया है, इसको काट दिया 3 से 1 बार और 3 से 3 बार, तो -1/3। अब इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 0। 19 गुणे 0 बराबर 0। तो ये है इसका उत्तर। हम आपको एक बार अच्छे से दिखा देते हैं। ये देखो, ये आपको लिखना है इतना। अब अगला सवाल ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, आपको इसका उत्तर ज्ञात करना है। तो ये तो छोटा सा सिंपल से सवाल है। ये देखो, इसका कॉमन ले लेंगे, 7/5 कॉमन, दोनों का कर देंगे जोड़ना का चिन्ह, यहाँ पे जोड़ लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ देंगे। -2 + 5 बराबर कितने हुए, 3 हुए ना, 3/12। तो देखो 7/5 है, 7/5 का 7/5 और इसका उत्तर 3/12। इसका उत्तर आ गया। अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, 3/12 को भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी हम काट पीट कर इसको छोटा कर देंगे। तो इसका कितना आया, 1/4। अब कर दो इसका गुणा, कितना है, 7/20। अब प्रश्न 14 में क्या है, इसको हमें क्या करना है, पहले इस सवाल को, ये देखो ये सवाल है, ज़्यादा लंबा तो है लेकिन कुछ ज़्यादा भी कठिन नहीं है। अब देखो इसका हल देखो, ये 2/5 है, ये 3/7 हमने कोष्टक में लगाए हैं। अब 1/14 और ये 3/7 और ये 3/5, ये तो पूरी सवाल वाली बात ही हुई। ये तो शायद ये पूरा सवाल ही है। तो आपको क्या करना, आपको एक काम करना है कि आपको इसको लिखना ही नहीं है, तो आपको लिखना शुरुआत करना है यहाँ से। यहाँ पे कोष्टक तोड़ दिया। अब देखो, अब करना क्या है, अब देखो 3/7 और 3/7 है, ये दोनों, ये प्लस का ये माइनस का, लेकिन इसमें गुणा लगा हुआ है, तो इसको हम पास ले आते हैं और बाकी के हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अब हमें लिखना तो पूरा है, लेकिन हम ध्यान देंगे अब इन पर, और ये भी ध्यान देंगे यहाँ पे कई का चिन्ह लगा है, गुणा का। तो अब देखो अब हम इसको जोड़ेंगे, उत्तर तो आएगा 0, लेकिन यहाँ पे गुणा लगा है, गुणा के कारण हम इसे कॉमन लेंगे, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों बराबर भी हैं।
इसलिए हम लेंगे इसको कॉमन। यदि यहाँ पे कोष्ठक होता, इतना कोष्ठक, तो हम इन दोनों को -6/7 कर देते, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे कोष्ठक नहीं लगा और गुणा का चिन्ह लगा है, तो हम इसको कॉमन लेंगे और 2/5 और 3/5 को हम जोड़ देंगे और -1/14 है। अब देखो, अब 3/7 गुणे 1। अब बताओ 1 कैसे आया? तो 1 आपको समझ में तो आया होगा कैसे आया, तो हम बताते कैसे। ये देखो, ये कितने लिखे? 2। ये कितने लिखे? 3/5। दोनों का जोड़ कितना हुआ? 5/5 और 5/5 है। माना आपका 5/5 कितना होगा? काट पीट के कितना हो जाएगा? 1। मतलब दोनों जने एक से, दो एक संख्या कट पिट के क्या हो जाती? 1। चाहे भी कोई सी संख्या हो, दोनों लड़ाई करके एक ही बचती हैं। अब 1 आ गया, अब 1/14, तो इसका गुणा कर दी, इसका भाग। तो अब हमें क्या करना है? इसको हमने जोड़ तो दिया है, तो 1 आ गया और 3/7 है। अब हम क्या करेंगे? गुणे 3/7 और 1, ये 14 है, 1/14 है। अब देखो गुणा करेंगे तो क्या आएगी? वहीं की वही संख्या आ जाएगी। और 3/7 -1/14 है, तो उत्तर कितना? ये देखो उत्तर है 1/2। आप बता ले इस सवाल को। अब ये है 15वां प्रश्न, इसको ज्ञात करना है। इसका तो हमें सीधा सीधा क्या कर देना है? इसको मैं पहले कोष्ठक का अंदर का करेंगे, कोष्ठक के अंदर भी भाग है तो पहले भाग कर दो, इसको गुणा में परिवर्तित करेंगे तो संख्या उल्टी और बस भाग दे के काम खत्म हमारा। सवाल कट पिट के उत्तर कितना आया? -3/5। इसका उत्तर है -3/5। अब दूसरा पाठ, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब आ गए हैं हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। शायद अब तो आपके में 4 बोला है, 1 2 3 4। तो देखो x के 3 गुने x का 3 गुना कौन हो गया? 3x और 12 जोड़ दिया हमने, धन 12, चलो मान लिया। इसके बाद और 32 से योगफल क्या है? यह हमारे पास समीकरण क्या है? 3x धन 12 बराबर 32। जल्दी जल्दी इसको लगा लो, यही इसका उत्तर है। तो 3x धन 12 बराबर 32, ए उत्तर सही है। यहाँ पे हम गोला में क्या लगा देंगे? ए उत्तर सही है। इस प्रकार आप भर दें। अब दूसरा सवाल, 3x धन 2 बराबर 13 का मान क्या है? तो इसका मान क्या होगा? तो 3x, तो पहले हम 13 में से 2 घटा देंगे, तो 3x बराबर 11। 2 है ना, 2 यहाँ पे पहुंच के माइनस के बन गए और 13 में से घट गए तो 11। x बराबर 11/3, तो उत्तर डी सही। अब निम्न में से कौन सा एक समीकरण है? तो समीकरण सीधी सीधी बात क्या है? ये एक समीकरण है, बस उत्तर। अब समीकरण ax b बराबर 0, तो x का मान क्या है? तो x का मान है -b/a। प्रश्न 5 है, इसका सरलतम रूप है। तो सरलतम रूप क्या है? सरलतम रूप है इसका,
तो देखो इसका सरलता रूप वो है सा। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो 6 का हल कर ले इसको देखकर। देखो 5x माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे कौन सा पक्षांतरण हो रहा है। कैसे पक्षांतरण, x यहाँ पे पहुंच गया 3 2 के पीछे, लेकिन अंतर ये है जो माइनस का है वो प्लस का और जो प्लस का वो माइनस का। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद फिर 2 धन 3 है। फिर जब इसको हल करेंगे तो इसका आएगा 5 और इसको करेंगे हम हल तो इसका आ जाएगा 4x। फिर 4x बराबर 5, तो x बराबर क्या हो गया 5/4। इसको एक बार आप लिख लें, ये 6वां है। अब 7वां, अब समीकरण में z का मान ज्ञात कीजिए। तो 4z माइनस 2 बराबर 6 धन है 2z। z का मान ज्ञात करना है तो इसका हमें उत्तर करना है 4z माइनस 2 बराबर 6 धन 2z। 4z माइनस 2z पक्षांतरण करने पर ये आता है और ये 2z बराबर 8 और z बराबर 4। z बराबर उत्तर 4। उत्तर एक बार आप फिर लिख लें, ये उत्तर है लिख लें। अब प्रश्न 8वां। प्रश्न 8 में हमें इसको हल करना है। तो देखो इसको हमें हल करना है। तो z/2 माइनस 1/5 बराबर z/3 धन 1/4। तो देखो इसका भी हम पक्षांतरण करेंगे। तो देखो इसका हम क्या करेंगे, 1/5 को हम यहाँ पे और z/3 को यहाँ पे ले आएंगे। तो हम इसको हल कर देंगे और इसका हल करके ये उत्तर पा लेंगे हम। तो इसका उत्तर है, आप इसको लिख लें, ये है इसका उत्तर z बराबर 27 z बराबर 27/10। अब है समीकरण में f का मान ज्ञात कीजिए। तो f का मान आप ज्ञात कर लें इस विधि से। तो देखो यहाँ पे क्या करना है 1.25। तो ये देखो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ, तो ये है 4। लो अब आपको समझ में आ गया होगा 4f है। ये प्रश्न ही है, इसको मैं बदल दिया हमने। तो ये इसका उत्तर। ये देखो आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा हो, ये देखो हम आपको बता दें कि ये क्या है, ये है 0, तो ये 10 लिखा है। तो ये है इसका उत्तर। जो 14वें प्रश्न का उत्तर इतना है। ए बराबर उत्तर आया है 8, ए बराबर 8। तो देखो इसको हल करेंगे तो ये उत्तर है। इसको हल करने पे ये ऐसे ऐसे करते हमारा आया ए बराबर 8। यदि देखो 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 है। 3 है तो 3/3। अब 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, 5/5। तो कितना उत्तर आया 1। इसलिए यह ए का मान सही है। अब देखो समीकरण में इसका मान ज्ञात करना है। तो m का मान अब ज्ञात कर ले इस विधि से। तो m का मान है 0। तो अब देखो 8m बराबर 0, 0 धन 4 बराबर 3। देखो 0 धन 4, 4 बराबर 3, 0 ऋण 1 धन 7। कुछ अटपटा ही सवाल है लेकिन 4 बराबर ऋण 3 7 4। ये सवाल सही है। हम इससे यदि आप m का मान इसमें रखोगे तो ये सवाल सही है।
उत्तर सही है। आप इसको लिख लें। अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करे तो वह क्या होगा, बताइए। तो वह होगा आ समचतुर्भुज। अब किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोण का योग होता है तो वह होता है 360। अब अगला एक अष्टभुज की भुजाएं होती हैं तो अष्टभुज की भुजाएं होती 8। इसका नाम ही है अष्टभुज। षटभुज के प्रत्येक कोण अंतः कोण का योग है तो इसका है 720। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग है तो इसका योग किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग है 360। दा इसका सही है। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए तो इसका एक समबाहुभुज की भुजाएं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक कोण का मान 60 है। तो ऐसा हम करेंगे इस विधि से। तो वो है n बराबर 6। अब अगला प्रश्न 7। प्रश्न 7 थोड़ा बड़ा है लेकिन ये इसका आंसर है। आपको चित्र बनाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि आपकी किताब में ही ये चित्र मतलब आकृति दी गई है। तो आपको इसमें सिर्फ लिखना बस है। अब प्रश्न 8वां। तो देखो ये है इसका हल। 5 है उसका उत्तर किसका, 8वें का। प्रत्येक अंतः कोण है 180, इसकी भुजाओं की संख्या। अब 9वें प्रश्न है तो इसका भी पी क्यू आर एस है, आर बराबर इतना है तो अन्य सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ कठिन नहीं है। अब तो और 80 धन कोण एस बराबर 180 तो एस बराबर 180 माइनस 80। ये क्या लिखा है दोस्तों, ये लिखा 180 ऋण 80। हम इसको अच्छे से लिख के बताएं तो अब इसके उत्तर को आप लिख लें। अब देखो नीचे प्रश्न 10, ये आप पढ़ ले और इसका उत्तर हम आपको बताती हैं। तो इसका उत्तर है 144। जैसे भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है तो भुजाओं की संख्या है 10। ये थोड़ा बड़ा सा सवाल है तो लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा ही इस सवाल को। तो देखो ये इसका उत्तर हम आपको बताते हैं बड़ी स्क्रीन करके। तो 10वें प्रश्न का उत्तर है अंतः कोण धन बाह्य कोण बराबर 180, फिर x धन 180 4 बराबर 180, फिर 4x धन x बराबर 180। ये बटे 4 ही लगे हैं इसमें ऐसे ऐसे करके। बाह्य कोण आ गया हमारा 36 अंश से। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 10। उनसे प्रश्न क्या पूछा, किसी समबाहुभुज के बाह्य कोण का और अंतः कोण से अनुपात है 1/4 जिसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका है 10। दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करना है। तो ये 6y बराबर 120 सम्मुख कोण। अब देखो हम इसका उत्तर और बताते हैं आगे। ये इसका उत्तर है, आप इसको जल्दी से जल्दी आप इसको लिख लें। ये है 12वें प्रश्न का उत्तर। पी क्यू आर एस में x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर क्या है हमारा 80, x बराबर 80। अब 13वां प्रश्न है, इसका उत्तर भी इसका उत्तर है और ये इसका उत्तर है अष्टभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए।
तो मैं इसके उत्तर आप जल्दी जल्दी देख के वीडियो को पॉज करके लिख लें। ठीक है, ये 14वीं प्रश्न है, ये 14वां प्रश्न है और ये इसका उत्तर है। ये इसका उत्तर है। यह है 15वां प्रश्न है और इसका उत्तर। तो 15वां प्रश्न का उत्तर है। अब 16वां प्रश्न। 16 प्रश्न है ही नहीं, अब इसका तो पाठ ही समाप्त हो गया है। अब कौन सा पाठ आया? चौथा, आंकड़ों का प्रबंधन। जब एक सिक्के को उछाला जाता तो चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? जिसका उत्तर है बा 1/2। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता है 1/6 है इसका उत्तर। अब जब संपूर्ण और उसके भाग को दर्शाने वाला आलेखीय निरूपण है तो इसमें से आबा में से तो कोई नहीं है और सा और दा जिसमें से है दा पाई चार्ट। संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्र निरूपण है। तो संकेतों का उपयोग करते हुए निरूपण करता है चित्रालेख। और आंकड़ों का बहुलक कौन है? तो इसका बहुलक है 9 इसका बहुलक है। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो देखो प्रायिकता क्या है लाल गेंद पर करने की? तो यहाँ पे है 5/8 प्रायिकता। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए? तो परिणामों को लिखिए। जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी संख्या नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या। तो p बराबर 1/6। जब पासे को फेंका जाता है तो पहले का 1/6, दूसरे का 5/6 और तीसरे का 1/6 और चौथे का 1/2। तो यहाँ पे देखो, तो इसका उत्तर है यहाँ पे प्रश्न 8वें का उत्तर उत्पाद है। इसका तो हल छोटा सा ही है। और देखो आपको ये चित्र भी बनाना पड़ेगा। जो ये नीचे चित्र है ये पाई चार्ट है। तो आपको लिखना होगा यह इतना। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये है इसका उत्तर। ये पाई चार्ट में दर्शाया गया है। बीच में से ऐसा काट के 80 अंश चावल को छोड़ दो, 133 अंश आप दे दो शक्कर को, 147 दे दो आप गेहूं को। तो ऐसा पाई चार्ट बना ले और उसके हिसाब से अंश लिख ले। अब 9वां प्रश्न, इसको पाई चार्ट को देखना और इसके उत्तर देना है। तो ये इसका उत्तर है प्रश्न 1 का, प्रश्न 2 का। अब प्रश्न 10 का उत्तर। तो प्रश्न 10 में 3 प्रश्न हैं पाई चार्ट को मैं देखकर। तो देखो ये पहले प्रश्न का उत्तर, दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब हमें निकालना है तीसरे प्रश्न का उत्तर। तो यह है तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब दंड आलेख आ गया है। तो दंड आलेख प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें किसके विद्यार्थी हैं? देखो VIII मतलब 5, ये 5 1 1 1 5 धन 1 धन 1 बराबर 8। कक्षा 8 के ये बच्चे हैं। अब चलो तो हम आगे देखते हैं। प्रश्नों को उत्तर देना है। तो इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? तो क्या सूचना दी गई है? तो इस दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। और में किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम वृद्धि हुई? तो वृद्धि कब हुई? तो देखो यहाँ पे वृद्धि हुई है 2004-5 में। यहाँ पे 100 की वृद्धि हुई है। यहाँ पे 50 की हुई, लेकिन यहाँ पे 100 की वृद्धि। तो 2004 से 5 में
किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? तो वह है 2007 से 2008 में। और यह बताइए यह सत्य है या असत्य कि 2005 और से 6 और में विद्यार्थियों की संख्या 2003 से 40 तक की दोगुनी है। यहाँ पे शायद ये 40 नहीं होगा, शायद यहाँ पे इसकी जगह कुछ और होगा। यहाँ पे है 0 4 की संख्या की दुगनी है, तो कहाँ की बता रहा है? 2005 से 6 नहीं है, ये देखो नहीं है, दुगनी तो है ही नहीं है, तो इसका हम लिख देंगे असत्य। आप खुद बताइए 100 से 2005 क्या दुगनी है क्या? तो हम इसका लिख देंगे असत्य। अब आगे प्रश्न है 12वां प्रश्न है। तो ये 12वां प्रश्न में भी दंड आलेख है, प्रश्नों के उत्तर देना है। तो किस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है और किस विषय में विद्यार्थी का प्रदर्शन सबसे अधिक सुधार हुआ है, और तीसरे में किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है और किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा है। तो देखो यह इस द्विदंड आलेख द्वारा एक विद्यार्थी के अलग अलग विषयों में प्राप्त अंक को दर्शाया गया है। तो इसका उत्तर देखो यहाँ पे पहुँच गया है, तो आप इसको लिख लें। यहाँ से ये उत्तर लिखा है, तो अलग अलग विषयों में प्राप्त अंक को दर्शाया गया है। अब बा में प्रश्न पूछा है किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। तो किस में? गणित में। ये गणित में हुआ है अधिक सुधार। तो देखो गणित क्या है? ये है, हाँ ये देखो ये है 2005 से 6। तो देखो ये है 2005 से 6, ये 2006 से 7। तो देखो गणित में हुआ है ज़्यादा सुधार। अब तीसरे में हम लिखना है अंग्रेजी, किसमें गिरावट आई है। तो अंग्रेजी में आई है गिरावट। और चौथा प्रश्न है किस विषय में समान प्रदर्शन रहा। तो वो है हिंदी। अब 13वां प्रश्न में क्या है? किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों में एक पाई चार्ट द्वारा एक चार्ट प्रदर्शित कीजिए। तो भाषा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल और योग है। तो ये एक वो है, इसका हमें बनाना है एक पाई चार्ट। जैसे तो केंद्रीय कोण के बारे में है कि कितना केंद्रीय कोण होगा। अब देखो इसमें ये केंद्रीय कोण है। अब हम इसको बनाएंगे एक चक्र और इसमें ऐसे केंद्रीय कोण को लगा देंगे ऐसे। तो एक होगा 160 अंश का, एक आप बनाना 100 अंश का, एक बनाना आप 60 अंश का, यहाँ पे आप बनाना 40 अंश का, छोटा वाला 40 अंश का, और यहाँ पे आप बना देना 60 अंश का। ऐसा आप एक पाई चार्ट बना लेना। अब देखो तो अब इसका दंड आलेख दर्शाना है। तो देखो वर्ष उत्पादन, तो यहाँ पे 45 लाख ऐसे बननी है। तो ये देखो ये है दंड आलेख, तो इसको आप बना लें। अब किसी स्कूल के विद्यार्थी द्वारा पसंद किए जाने वाली आइसक्रीमों की महक का स्वाद लिया गया है। इन आंकड़ों का पाई चार्ट में निरूपित करना है। तो देखो चॉकलेट को 50%, वेनिला को 25%, अन्य प्रकार तो 25%। तो चॉकलेट, तो इसको हमें करना है 180 अंश पे, इसका 90 और इसको 90। तो आप किस प्रकार बनाएंगे? तो पहले हम बनाएंगे एक सर्कल, इसको बीच में से हम पूरा, ये सर्कल है हमारा, आप बना लेंगे किसी प्रकार से सर्कल। अब आपको 180 भरना है, किसका? चॉकलेट का। चॉकलेट और बीच में से हमें कर देना है इसको आधा सर्कल को
अब 90% हमें बनाना है वनीला का। वनीला, और ये हो गया अन्य प्रकार, एनी अदर, अन्य प्रकार। आप छोटी छोटी राइटिंग में यहाँ पे लिख रहे, ऐसा ये हो गया हमारा पाई चार्ट। अब वर्ग और वर्गमूल, तो किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई का अंक होगा, क्या होगा, तो उसकी इकाई का अंक होगा 6। बा लगा देंगे। पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्य की संख्या होती है, कितनी, सम। अगर किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा 36 सेंटीमीटर वर्ग, 12 का वर्ग है 144, 159 का वर्गमूल क्या है, इसका वर्गमूल है 13। अब निम्न प्रश्नों को हल करना है। वर्ग याद कीजिए 44, 44 गुणे 44 इसका उत्तर है। इन सभी का हम गुणा कर देंगे, इन सभी का हम वर्ग करने के लिए गुणा कर देंगे। यदि आपको वर्ग सीखने की ट्रिक चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाकर शॉर्ट्स वीडियो में आपको ये वीडियो डली होगी कि वर्ग हम कैसे जल्दी निकालें, तो आप उसी से यहाँ पे वर्ग जल्दी कैसे निकालें आप उससे पूरे सीख सकते हो। फिर तो आप इन सभी सवालों को 1-1 मिनट में हल कर दोगे। पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो पाइथागोरस ट्रिक है m का वर्ग -1, ये सूत्र है पाइथागोरस ट्रिक का, और इसका एक मेंबर इतना है, एक मेंबर कितना है 13, जिसको हम मान लेते हैं मेंबर। तो ये एक सदस्य है, और m बराबर √13 हो गया। अब m का वर्ग धन 1 बराबर 12 है, इसका m का वर्ग बराबर, इसका हम करेंगे इन सभी को हल, तो इसका उत्तर आ जाएगा। ये थोड़ी लंबी ट्रिक जरूर है, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो m बराबर आ गया हमारा 12/2 बराबर 6। कैसे यहाँ पे देखो, m बराबर आया था हमारा 13, और दूसरा सदस्य क्या हो गया, m का वर्ग है धन 1 तो 12 हो गया। यहाँ पे था तो बराबर 12, तो m का वर्ग बराबर 11। तो देखो आपको इस प्रकार से हल करना है, फिर आपको पाइथागोरस ट्रिक यहाँ से लगाना शुरू करना है। तो ये पाइथागोरस ट्रिक है, तो ये है इसका उत्तर। ये लो आपको लिखना है, तो ये देखो ये हम आपको लिखने के लिए दे देते हैं। अब प्रश्न 8 में इनका वर्गमूल ज्ञात करना है, जिसका आप वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आप इनको जोड़ा में कर ले और एक जोड़ा निकालें। तो इसका है 36, इसका है 17 वर्गमूल। अब घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 64 - 1 63, 63 में से 3 घटा, फिर अभाज्य संख्या घटाते जाना है। अभाज्य संख्या आपको घटाते जाना है, जहां आपको 0 आए क्या करना है, आपको जहाँ पे आपको 0 है तो कैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बराबर 8, तो 8 हो गया उसका वर्गमूल। अब बस छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 600 से भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वह छोटी संख्या क्या है जिसमें 600 से भाग देने पर हो जाए। तो देखो पहले हम 600 का क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड है। फिर अतः 600 में 2 × 3 = 6 का भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी।
भाग विधि से अब इसका वर्गमूल, तो ये देखो ये भाग विधि 0,625 का वर्गमूल ये किया है, तो उत्तर क्या आया 25। भाई सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 से गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यहाँ पे हमें तोड़ लेना है इसको भाज्य संख्या, तो 200 में 2 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब आगे क्या है, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल इतना है, इस पार्क का एक किनारा ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल इतना, भुजा इतनी, भुजा का वर्ग बराबर इतना, तो भुजा का वर्ग बराबर 25 मीटर और भुजा कितनी है 25 मीटर। अब देखो अब ये है 14वां प्रश्न। एक माली इतने पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे प्रत्येक पंक्तियों में उतने ही पौधे आए जितनी की पंक्तियों की संख्या। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इस 529 को हम रूट में डाल देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा, इसका क्या है 23। अब पंक्तियों और पौधों की संख्या कितनी है 23। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की है जो 4, 9 और 10 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो देखो आपको इस विधि से इसको हल करना है। ये लासा तो है, तो आपको लासा ऐसे नहीं ज्ञात करना है, तो आपको कैसे करना है, ऐसा आपको ऐसी बनाना है, एक जगह ऐसी, फिर आपको लिखना है 4-9-10, यह हमने लिख लिया है। और यहाँ पे आपको 2 से काटना है, तो 2 से कितने बार कटेगा 2 बार। ये 2 से कटेगा नहीं तो हम इसको 9 का 9 ही लिख देंगे, और ये 2 से कितने बार कटेगा 5 बार। अब करना क्या है, अब देखो ये 2 से कट जाएगा आगे भी, तो इसको आगे करेंगे, इसको 2 से काटेंगे, 2 से एक बार कट गया 9 वापस और 5। अब 3 से काटो, तो 3 से 1, ये 3, ये 5, ये क्या है LCM। अब 3 से फिर भाग दो, तो 1, 1, 5 और 5 से काट दो तो 1, 1, 1। जब तक आपको काटते रहना है जब तक कि उत्तर क्या ना आ जाए, ये नीचे क्या ना आ जाए 1। अब देखो अब इसका लासा क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, इनको हम गुणा कर देंगे, तो क्या आया उत्तर 180। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा, इसलिए क्योंकि देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, एक 3 का जोड़ा भी बन रहा है और 5 का जोड़ा बस नहीं बन रहा, तो हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे। अब अगला क्या है, लेकिन इसका उत्तर क्या आएगा 180। यहाँ तक आपको लिखना ही नहीं है, आपको लिखना है तो लासा लिख देना है बस। अब अगला पाठ है घन और घनमूल है। 23 के घन में इकाई का अंक क्या है, तो इसकी इकाई का अंक है देखो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 9 और 9 3 27, तो इसका है 7। निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण घन है, तो इसमें से पूर्ण घन कौन है 216, ये किसका है 6 का घन। अब अगला क्या है, निम्नलिखित में से किसका इकाई अंक 9 है, कि किस वर्ग का, तो इनमें से किसका होगा इकाई अंक 9। तो देखो इसमें घन लगा था, तो देखो इसमें से किसका इकाई अंक 9 है, तो वो है दा का। अब 100 के घन में शून्यों की संख्या है, 100 के घन में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो इसका उत्तर है 6 शून्य। अब घन की भी अब घनमूल है तो इसका बराबर है, तो इसका बराबर क्या होगा, तो इसका है 10। अब प्रश्न 6 से है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन क्या है,
125। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर भुजा है, 5 सेंटीमीटर इसका घन का आयतन। घन का आयतन क्या कहलाता है? भुजा का घन। तो 5 का घन बराबर 125। बस सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 से को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो पहले हम इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 256 का अभाज्य गुणनखंड। फिर इसको हम इस प्रकार लिख देंगे, इस प्रकार 256 में 2 का गुणा करने पर पूरा घन संख्या बन जाएगी। कैसे? ये देखो, 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा। अब हमें 3 के जोड़े के लिए 1 गुणे 2 और चाहिए। तो हम इसमें 256 में गुणा करने पर यह पूर्ण संख्या बन जाएगी। अब प्रश्न 8 में वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 से भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाए। जिसका फिर हम अभाज्य गुणनखंड लेंगे 192 का। फिर हम इन सभी को लिखेंगे। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? हमें इससे क्या पूछा है? किस संख्या से भाग देने पर, भाग की पूछा है। तो देखो, कौन सी संख्या ज़्यादा पड़ रही है? तो 2 ये बन गया, 1 ये भी बन गया है। अब देखो, 3 अकेला है तो 3 को हम नष्ट कर दें तो ये मतलब 3 का भाग दे दे तो यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। 192 में 3 से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगी। राशि गीली मिट्टी का एक घना बनाती है जिसकी विमाएँ क्या क्या हैं? 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। यह घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो देखो, घातांक तो इसका क्या होगा? घनाभ का आयतन है 18, घातांकों की संख्या बराबर 12। अब देखो, 512 सेंटीमीटर घन आयतन वाले एक भुजा की माप ज्ञात करना है। ये एक घन है तो इसका हम क्या करेंगे? हम इसको रूट में डाल देंगे 512 को 3 के रूट में। तो ये प्रश्न 10वें का उत्तर। घन का आयतन है इतना, तो इसका हम क्या करेंगे? इसको रूट में डाल देंगे 512 को घनमूल। तो इसका क्या होगा? 8। अब प्रश्न 11 में इसको 27,000 को घनमूल ज्ञात करना है। मतलब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमें क्या करना है? इसका घन। तो देखो, ये है इसका 27,000। इसको हम घन ज्ञात करने के लिए इसको दो आदि से काटेंगे। तो देखो, इसको काटा 2 से, फिर 3 से काटा, 3 से। अब इसको लिखते चले, थोड़ा बड़ा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, ये 5 से। अब देखो, अब हम बनाएंगे जोड़ा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। हम देखते क्या ऐसा ही है इसमें? हाँ। और यहाँ पे हम लिखेंगे 27,000। 27,000 बराबर। अब हो गया हमारा सवाल, ये है हमारा सवाल। अब देखो, इनमें से हम ले लेंगे कॉमन। तो घनमूल है तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, पहला कॉमन, दूसरा कॉमन और ये तीसरा कॉमन। तो 27,000, तो 27,000 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5। ये इसका अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसका क्या किया गया है? घनमूल। फिर है, इसको करेंगे गुणा 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, मतलब 30 का घन है। इसका उत्तर है 30 का घन। तो देखो, आप इस प्रकार इसको उतार लें, ये इसका उत्तर है। अब 12वां प्रश्न है।
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो पहले तो आप अभाज्य गुणनखंड कर लें, फिर इसको उतार लें यहाँ पे, फिर इस प्रकार जोड़ा बना लें और बस उत्तर 21। तो इसमें हमें इसका घन ज्ञात करना है, तो ये इसका घन है। तो देखो 0.05 का घन है बराबर उत्तर है ये। दो पूर्ण घनों का अंतर इतना है। यदि इनमें छोटी संख्या का घन मूल 3 है, बड़ी संख्या का घन मूल ज्ञात कीजिए। माना दो पूर्ण घन संख्या x और y है। x - 22 बराबर y बराबर 189, ये 189 लिखे हैं। और क्या पूछा है, छोटी संख्या का घनमूल 3 है, मतलब 3 y बराबर 3। तो y बराबर क्या हो गया, 3 का घन बराबर 27, x - 27 बराबर 189। समीकरण 1 में से x का मान रखने पर, तो ये इसका उत्तर x बराबर ये। और तो देखो यहाँ पे क्या करना है, बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। छोटी संख्या का घनमूल है 3, तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। तो देखो इसका उत्तर ये है, और x बराबर ये है, x बराबर 16 है। अब 15 प्रश्न का ये उत्तर है। किसी घनाकार बक्से का आयतन इतना है, तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है। तो आयतन का ये सूत्र है। ये भुजा, तो भुजा बराबर 81 सेंटीमीटर वर्ग है। ये भुजा बराबर ये उत्तर है। अब यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और दूसरे जन तक शेयर भी कर देना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।